बिलाकर एक साइड पे हमने एक होटल इंतखाब कर लिया। हमने अपने लिए कमरा हासिल कर लिया और फिर वहां से वापस हॉलीडे पॉइंट पहुंच गए। ट्रैलर से अपना सामान भी उठाया और ट्रैलर वगैरह के सिलसिले में अदायगी भी करना थी। इन तमाम कार्रवाइयों की अंजामदही के दौरान मेरी निगाहें बुढ़ को भी तलाश करती रही थी और फिर मैं बुढ़ को देख लेने में कामयाब हो गया। वो मुझसे ज्यादा फासले पर नहीं था और तनहा था। मैंने इशारों की जबान में उसे समझाया कि हॉलीडे पॉइंट छोड़ रहा हूँ और बुढ़ ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी जैसे कह रहा हो कि उसे तमाम मालूमात हासिल हैं। बुढ़ के मिल जाने से मैं मुतमईन हो गया। उसके बाद हम अपने सामान के साथ अपनी नई रिहायशगाह में मुंतकिल हो गए। होटल में भी हमने एक ही कमरा हासिल किया था और अब जूलियट के साथ तनहा रहते हुए मुझे कोई उलझन नहीं होती थी। वो रात गुजर गई, हमने होटल से बाहर कदम नहीं निकाला था। दूसरे दिन भी हम होटल में ही मुकीम रहे। तीसरे दिन सुबह तकरीबन 11:30 बजे होटल में एक टेलीफोन मौसूल हुआ जिसे मैंने रिसीव किया था। दूसरी तरफ से बोलने वाली आवाज मेरे लिए कतई अजनबी थी। उसने कहा, मिस्टर अली हैं शायद? हाँ, आप कौन साहब हैं? मैंने ताज्जुब से पूछा। क्या जोएल मौजूद है? मेरी मुराद जूलियट से है। हाँ जी मौजूद हैं। टेलीफोन उसे दे दो, दूसरी तरफ से कहा गया और मैंने जूलियट को इशारा कर दिया। जूलियट जल्दी से टेलीफोन के करीब पहुंच गई और उसके बाद वो सिर्फ टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनती रही। एक बार के अलावा उसने दोबारा बोलने की कोशिश नहीं की थी। फिर जूलियट ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर कुछ संजीदगी छाई हुई थी। वही लोग थे? मैंने सवाल किया। हाँ, उसने आहिस्तगी से कहा। वो तुम्हें बहुत खूबसूरत नाम से पुकारते हैं। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जोइल ही कहा जाता है। मुझे ये नाम पसंद आया है, चुनांचे आइंदा मैं भी तुम्हें जोइल ही कहूंगा। वैसे क्या कह रहे थे वो? हमें रात को ईस्ट अफ्रीकन एयरलाइन से रवाना हो जाना है। किस वक्त? 9:30 बजे। जूलियट ने गहरी सांस लेकर कहा, कहाँ जाना है? इस सिलसिले में अभी कुछ नहीं बताया गया। तो फिर मालूम हो सकता है ईस्ट अफ्रीकन एयरलाइन का जो तैयारा 9:30 बजे रवाना होगा उसकी परवाज़ के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इसकी ज़रूरत भी क्या है अली? बहर तौर हमें जाना तो है। ये मैं अपने तौर पर करना चाहता था क्योंकि उन लोगों ने मुझे मेरे नाम से पुकारा है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में मुख्तसरन बता दिया था, जूलियट ने बदस्तूर अफसुरदा लहजे में कहा। उसके बाद मैंने भी कोई गुफ्तगू नहीं की थी। बस ज़हनी तौर पर यह सोचता रहा था कि ईस्ट अफ्रीकन एयरलाइन से सफर करने का मतलब ये है कि मुझे अफ्रीका ही के किसी हिस्से में जाना होगा। क्या लाइन ऑफ क्रूजल, क्या ओली बावड़न मेरे ही जरिए लाइन ऑफ क्रूजल में कोई काम लेना चाहता है? मैंने दिल में सोचा अगर ऐसा हुआ तो बुरा नहीं होगा क्योंकि लाइन ऑफ क्रूजल पहुंचकर मैं अपने बहुत से दोस्तों की मदद हासिल कर सकता था। तकरीबन 9 बजे हम लोग मुकम्मल तैयारियों के बाद बाहर निकल आए और थोड़ी देर के बाद एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट चल पड़े। 9:02 पर एयरपोर्ट पहुंचे थे। अभी तैयारी की रवानगी में कुछ वक्त था। मैं जूलियट के साथ वेटिंग रूम में आ बैठा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक मुअम्मर और मदकूक औरत सफेद स्कर्ट पहने, चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां और आंखों में तकलीफ के आसार लिए जूलियट के पास पहुंच गई। जूलियट उसे देखकर बेइख्तियार उठ खड़ी हुई थी। मुअम्मर औरत ने आगे बढ़कर जूलियट से लिपट जाने की कोशिश की, लेकिन पीछे खड़े हुए आदमी ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए सख्त और खुरदरे लहजे में कहा, नहीं, यहाँ ये सब कुछ मुनासिब नहीं है। आपसे जो कुछ कहा गया है मादाम उससे ज्यादा ना कीजिए। मुअम्मर औरत रुक गई। उसकी आंखों में बेबसी नुमायां थी। जूलियट की आंखों से आंसू रवां हो गए, जिस पर उसे भी सख्त अल्फाज सुनने पड़े। मुअम्मर औरत ने कहा, तुम्हारी कामयाबी पर हमारी जिंदगी का दारोमदार है। मम्मी, जोएल के मुंह से सिर्फ इतना ही निकल सका। उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई थी। मैं खामोशी से यह तमाशा देख रहा था और मेरा ज़हन अजीब से एहसासात का शिकार था। मेरी निगाहें तो दरहकीकत बुढ़ को तलाश कर रही थी। पता नहीं उसको हमारी रवानगी के बारे में इतला थी या नहीं। बसूरत दीगर वो लंदन की खाक शांता फिरेगा। मेरे लिए तो ये कोई मसला नहीं था कि बुढ़ मेरे साथ रहे या ना रहे। मैं तो वैसे भी तनहा काम करने का आदी था। उन्हीं में से एक शख्स ने हमें कागजात और टिकट वगैरह दे दिए, लेकिन मेरी जो मंजिल थी उसे देखकर मैं दंग रह गया। मैं गोटे हिल जा रहा था। गोटे हिल जो मेरे लिए काफी दिलकश जगह थी। मेरे मादी का एक अहम बाब इस इलाके से वाबस्ता था। हमें कालमू पहुंचना था और कालमू कैंपू में मैं पहले भी जा चुका था। वहां से गोटे हिल का सफर दूसरे जराए से किया जाना था। न जाने क्यों ज़हन में खलश सी बेदार हो गई और दौरान सफर मैं और जूलियट तकरीबन खामोश ही रहे। मैं सोच रहा था कि आखिर हमें गोटे हिल क्यों भेजा जा रहा है। वो लोग मुझसे क्या चाहते हैं। ओली बावड़ को गोटे हिल में मेरे हाथों जिक उठाना पड़ी थी। मेरा दिन उस सिलसिले में सोचता रहा। जूलियट बदस्तूर उसी अदाकारी का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन इस सफर के बाद उसने खुद को नॉर्मल कर लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल खामोश हो अली, कोई गुफ्तगू नहीं करोगे? मैं तुम्हारे लिए अफसुर्दा हूँ जूलियट, क्या गुफ्तगू करूँ? अफसुर्दगी हमारे मसाइल का हल नहीं है अली।
हमें अपने आप को संभालना होगा। तुमने मेरी मम्मी को देखा, वो बदबख्त मुझ पर दबाव डालने के लिए मेरी माँ को अपने साथ एयरपोर्ट ले आए थे ताकि मैं अपना काम यकीनी तौर पर अंजाम दूं और कहीं बढ़ने की कोशिश ना करूं। लेकिन हमें गोटे हिल जाना पड़ रहा है। हाँ, क्या तुम उस इलाके के बारे में कुछ मालूमात रखती हो ज्यूलियट? नहीं अली, बल्कि नाम ही मैंने पहली बार सुना है उस अफ्रीकी रियासत का। हूँ, लेकिन मैं पहले भी वहां जा चुका हूँ। ओह, किस सिलसिले में? किस किस्म की जगह है वो? ज्यूलियट चौंक कर तजस्सुस से बोली। मैं जरा मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहा हूँ ज्यूलियट, मुझे ये बताओ कि क्या उन्होंने पहले भी तुमसे गोटे हिल का जिक्र किया था? मैंने तुम्हें बताया था अली कि मुझे उस मुहिम के बारे में तफसीलात नहीं बताई गई थी। बस मुझे यही कहा गया था कि मुझे अफ्रीका जाना होगा और दीगर तफसीलात मुझे अब भी मालूम नहीं। ये तो मतलूबा जगह पहुंचने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि हमें वहां क्यों भेजा गया है। ज्यूलियट ने जवाब दिया। खामोशी के अलावा और चाराकार भी क्या था? आखिर वो लोग मुझसे गोटे हिल में क्या काम लेना चाहते हैं, मैं ये समझने से कासिर था। मैं आंखें बंद करके गोटे हिल के तस्वुर में डूब गया। जनरल टेरेस और उसकी महबूबा कैथी ब्राउन, पता नहीं मेरी वापसी के बाद उन लोगों का क्या हुआ होगा। बजाय जनरल टेरेस ने हालात पर काबू पा लिया था। गोटे हिल पहुंचकर अगर मुझे मौका मिला तो उन दोनों से जरूर मुलाकात करूंगा, लेकिन अगर मुझे वहां ऐसी कोई कार्रवाई करना पड़ी जिससे जनरल टेरेस को नुकसान पहुंचा तो क्या होगा? क्या मैं उस कार्रवाई के लिए मजबूर हूँगा? दिल ही दिल में मैंने अपने आप से सवाल किया और मेरे दिल ने मुझे एक हतमी जवाब दे दिया। अगर ओरी वावड़ी ये चाहता है कि जो पौधा मैंने अपने हाथों से लगाया था उसे अपने ही हाथों तबाह कर दूं, तो ओरी वावड़ को मुंह की खाना पड़ेगी। तहजीब की कीमत पर अगर उसने मुझे किसी ऐसे काम के लिए मजबूर किया जिसके लिए मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त ना दे सका, तो मैं वो काम अंजाम नहीं दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला था। त्यारे का सफर जारी रहा और फिर ये सफर बिलाखिर कालमू कैंपू पर खत्म हो गया। हुसैन पहाड़ियों में गिरा हुआ खूबसूरत शहर मेरी निगाहों में था। कालमू कैंपू नामी जगह यहाँ से कुछ फासले पर थी, लेकिन ये शहर खुद भी उसी की वजह से कालमू कैंपू कहलाता था। एयरपोर्ट से निकलने के बाद ज्यूलियट ने मुझसे कहा, हमें अपने लिए खुद ही कोई पनाहगाह तलाश करनी होगी। यहाँ खूबसूरत होटल भी हैं, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से किसी होटल का रुख करना चाहिए। अभी हम कोई फैसला भी नहीं कर पाए थे कि दुबले पतले बदन का एक मजबूर सा आदमी हमारे करीब पहुँच गया और उसने गर्दन खम करते हुए कहा, मोसियो एली और मैडम ज्यूलियट। ज्यूलियट ने चौंक कर उसे देखा था, फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ क्या बात है? आपको होटल सीजानो में क्याम करना है। रूम नंबर 210 आपके लिए मखसूस है। वो सामने सीजानो की गाड़ी खड़ी है, आप वहां पहुंचकर उन्हें अपने रूम नंबर के बारे में बता दीजिए। आपको आपके असल नामों से पहचाना जाएगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। ज्यूलियट मुझे देखने लगी थी। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, चलो आगे बढ़ो। हम दोनों उस गाड़ी के करीब पहुंच गया जिस पर होटल सैदानो का मोनोग्राम बना हुआ था। ड्राइविंग सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था और दूसरा उसके नजदीक खड़ा खिड़की पर हाथ रखे उससे बातें कर रहा था। जब हम उसके करीब पहुंचे तो वो चौंक कर हमारी जानिब मुतवज्जो हो गया। हमें सैदानो में क्याम करना है, रूम नंबर 210 हमारे लिए बुक है, तशरीफ लाइए जनाब, उसने अदब से कहा और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया और उसके साथ ही उसने हमसे हमारा सामान लेकर गाड़ी की डिक्की में रख दिया। हम दोनों अंदर जा बैठे और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कालमू कैंपू के वो मनाजर मेरी निगाहों के सामने आ गए थे जिनसे मेरा गहरा ताल्लुक रह चुका था। तहजीब मालिक एक्स यहाँ कर बहुत ज्यादा याद आ रही थी क्योंकि मेरी और उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा यहाँ से ताल्लुक रखता था। होटल सैदानो एक बड़ी सी झील के किनारे था और झील के बाद पहाड़ी मनाजर बिखरे हुए नजर आ रहे थे जो होटल सैदानो के कमरा नंबर 210 से बहुत खूबसूरत नजर आते थे। कमरा भी काफी कुशादा था और उसमें दोहरे बिस्तर का इंतजाम था। बाथरूम में जाकर मैं देर तक गुस्ल करता रहा, लेकिन दर हकीकत में अपने ज़हन को उन परेशान कुन ख्यालात से निजात दिलाने में कोशां था जो मेरे ज़हन पर हमला आवर हो गए थे। बार बार ख्याल आ रहा था कि ज्यूलियट इस मामले में कोई हैसियत नहीं रखती। वो लोग सिर्फ मुझसे फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन ये फायदा कैसा होगा? मुझे यहाँ क्या करना होगा? गोटे हिल के अलावा अगर कोई और जगह हो तो शायद मैं किसी तशवीश का शिकार नहीं होता, लेकिन गोटे हिल में जनरल टेरेस था, मेरा एक अच्छा दोस्त और मुझसे बेहद मुखलिस। कहीं मुझे यहाँ लाकर उसके खुलूस से फायदा ना उठाया जाए, इसी तशवीश ने मुझे ज़हनी तौर पर मुज़रिब कर दिया था। गुस्ल से फारिग होकर बाहर आया तो ज्यूलियट को सोफे की पुश से गर्दन ठिकाए गहरी सोच में गर्क पाया। मुझे देखकर वो भी थके थके अंदाज में उठी और गुस्ल खाने की जानिब बढ़ गई। ज़हन में बगावत सी उभर रही थी। जी चाह रहा था कि ज्यूलियट को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊं और दरवाजा खोलकर उसे बाहर धक्का दे दूं। ये कुतिया तहजीब मालिक एक्स का नेमुल बदल बनना चाहती थी।
भला तहजीब में और इसमें क्या ममासलत। मक्कार फितरत की मालिक ये लड़की बिलाशुबा बेहतरीन अदाकारा थी, इंतहाई शैतान सिर्फ थी, जबकि तहजीब भी एक खतरनाक गिरोह यानी ग्रीन पूल से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसकी शख्सियत इससे बहुत मुख्तलिफ थी। मेरा ज़हन काफ़ी परेशान रहा। लंदन के पुरफिजा माहौल के बरक्स अफ्रीका के ये इलाका उनकी अपनी रवायतों के साथ था। बिलाशुबा यहाँ खूबसूरत कुदरती मनाजर बिखरे हुए थे, लेकिन उसके साथ ही सूरज की तमादत घने पुरस्रार और हैबतनाक जंगल में भी मौजूद थी। उसी रात सैदानों के डाइनिंग हॉल में एक दराज कामत शख्स ने हमसे मुलाकात की। बुरी आंखों वाले ये शख्स पता नहीं कौन से मुल्क से ताल्लुक रखता था। उसने जूलियट के सामने अपना कार्ड रखते हुए कहा, आपको मुतमईन करने के लिए ये निशान काफी होगा मैडम। कल दिन को 11 बजे आपको कैनल हॉल में हमारे खुसूसी नुमाइंदों से मुलाकात करनी है, जो यहाँ आपकी जिम्मेदारियां आपको सौंप देंगे। अगर आप चाहें तो अपने दोस्त को भी इस मीटिंग में ला सकती हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। कनील हॉल के बारे में किस तरह मालूम होगा? जूलियट ने पूछा। सुर्ख रंग की एक मर्सिडीज ठीक 11 बजे सैदानों के बैरूनी गेट के बराबर आकर खड़ी हो जाएगी। आप उसमें सफर करके कनील हॉल तक पहुंच सकती हैं। ठीक है, जूलियट ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया और वो शख्स गर्दन खम करके उठ गया। जूलियट मेरी तरफ देख नहीं रही थी। उस पर उदासी का हमला मुसलसल जारी था और मैं अब उसकी कुर्बत से कुछ बेदारी सी महसूस कर रहा था, लेकिन अपने आप को संभालना भी जरूरी था। काफी देर तक हॉल में बैठे रहने के बाद मैं उठ गया। जरा भी फुर्सत नहीं देती थी ये बदबख्त। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। बहर तो रात को भी मैं इस सिलसिले में सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह के नाश्ते के वक्त कहने लगी, अगर तुम मेरे साथ ना जाना चाहो अली, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन बेहतर ये था कि तुम मेरे साथ चलते। तुम्हारी मौजूदगी से मेरी ढारस बंदी रहती। ठीक है, मैं चलूंगा, मैंने जवाब दिया। हम लोग तैयार होकर ठीक 11 बजे होटल से बाहर निकल आए। सुर्ख रंग की मर्सिडीज मौजूद थी। ड्राइवर ने हम दोनों के लिए दरवाजा खोल दिया और मैं जूलियट के साथ पिछली नशिस्त पर बैठ गया। कैनील हॉल एक कदीम तर्ज की इमारत थी। बाहर से खस्ता हाल नजर आती थी, लेकिन अंदर से काफी खूबसूरत थी। जमीन पर कालीन बिछे हुए थे। हमारी रहनुमाई करने वाला हमें लिए हुए एक बहुत बड़े हॉल में दाखिल हो गया। इंतहाई बुलंद छत का यह हॉल बहुत ही शानदार एशिया से आरास्ता था। कदीम तर्ज की आबनूसी मेज बिछी हुई थी, जिसके तरफ 3 अफराद बैठे हुए थे। तीनों ही सूरत से चुगादरी नजर आते थे। उन्होंने मुस्कुराए बगैर हमें बैठने का इशारा किया। सिर्फ 2 कुर्सियां इस मेज के गिर्द और खाली थी, जिन पर हम दोनों बैठ गए। उनमें से एक चौड़े शानों वाला कोता गर्दन शख्स अपने पतले पतले खुश्क होंठों पर जबान फेरता हुआ बोला, तमीज की जरूरत नहीं मिस जूलियट, मैं आपको हकीकत से रोशनास कराए देता हूँ। उसने अपने पास रखी हुई एक छोटी सी टेबल से एक बहुत बड़ी फाइल उठाई, जिसमें बेशुमार सफ़ात लगे हुए थे। फाइल दरमियान से खोलने के बाद वो कहने लगा, इस फाइल में गोटे हिल से मुतल्लक तकरीबन तमाम नक्शे, रिपोर्टें और तस्वीरें मौजूद हैं। आप फुर्सत के वक्त जरूरत के मुताबिक इसका मुतालिया कर सकती हैं। मैं आपको सिर्फ वो हकीकत बता रहा हूँ जिसके लिए हमें आपकी खिदमत की जरूरत पेश आई। उस शख्स ने फाइल में से एक बड़ा सा कागज निकाला और उसे मेज पर फैला दिया। फिर हाथ के इशारे से उस पर बनी हुई लकीरों के मुतल्लक तफसीलात बताने लगा। ये गोटे हिल का मुकम्मल नक्शा है। दरमियान में ये जगह जो आप देख रही हैं, यही हमारी तवज्जो का मरकज है। अगर आप इस सीधी सड़क पर चली जाती हैं तो एक और अफ्रीकी मुल्क में दाखिल हो जाएंगी, और यहाँ से बाईं सिमत जो साहिली इलाका है, यही गोटे हिल का वो मखसूस हिस्सा है जहाँ हम अपना काम करना चाहते हैं। इस तरफ दरियाए वैलन बहता है और यहाँ से पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। मशरक़ी की सिमत में जंगलात हैं, उसी सिमत 2 बड़े कबीले आबाद हैं। दरिया के मशरक में एक कबीला वहशियाना जिंदगी बसर करता है और कभी अपने ठिकानों से निकलकर दरिया पार जाने की तमन्ना नहीं करता। दूसरा कबीला जिसकी आबादी तकरीबन 80,000 अफराद पर मुश्तमिल है, मुकामी सरबराह जनरल टेरेस के खिलाफ है और पुराने सरबराह वाल्टो मोबाइल का हामी है। चुनांचे इन जंगलात में होने वाली कार्रवाइयों की अगर कोई मुखालफत की जा सकती है तो वो सिर्फ इसी कबीले से मुतवक्को हो सकती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसी इलाके यानी सारडान से दिलचस्पी रखती है। सारडान की इन पहाड़ियों में कुछ ऐसी एशिया मौजूद हैं जो अगर हमें हासिल हो जाए तो हम बहुत बड़ा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन कबल की बात है कि एक शख्स इन पहाड़ियों से कुछ नमूने लेकर कालमू कैंपू में ठहरा और इत्तफाक से वो हमारे आदमियों के हाथ लग गया। उसे कत्ल कर दिया गया और वो नमूने हासिल कर लिए गए। उन्हें से अंदाजा हुआ कि उन पहाड़ों में पाई जाने वाली कीमती धात कितनी अहमियत की हामिल है। आप ये भी जानती हैं मैडम जूलियट के पार्टी इन दिनों शायद माली बहरान का शिकार है। आला पैमाने पर कुछ मुल्कों से इस सिलसिले में राब्ता कायम किया गया, लेकिन उन्हें हकीकत नहीं बताई गई।
इस दाद को उन पहाड़ियों से निकालने के लिए हम गैर कानूनी जराए नहीं इख्तियार कर सकते, क्योंकि ये इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन खुशबख्ती ये है कि इन पहाड़ियों में मुख्तलिफ किस्म की एशिया तलाश करने के ठेके गैर मुल्की कंपनियों को दिए जाते हैं और हम इस कोशिश में मसरूफ हैं कि इस इलाके का ठेका हासिल कर लें। लेकिन वो शख्स जिसे हमने कत्ल कर दिया था शायद कालमो कैंपों में तनहा नहीं था, उसके साथी भी मौजूद थे और उसकी अपनी पार्टी को इस हकीकत का इल्म हो गया था कि साल्डान की पहाड़ियों में मौजूद दात किस कदर अहमियत की हामिल है। चुनाचे इस वक्त एक शदीद बहरान आया हुआ है। वजीर कुदरती वसाइल मिस्टर आल्डस को बहुत सी पेशकशें मौसूल हुई हैं। हर चंद की ये पेशकशें किसी बाकायदा मुल्क की तरफ से नहीं हैं, बल्कि मादनियात तलाश करने वाली कंपनियां ही इन पेशकशों की हामिल हैं। अब उन्हें फैसला करना मुश्किल हो गया है कि ये ठेका वो किसको दें। हमने उसके लिए सबसे बड़ा टेंडर भरा था, लेकिन सुना गया है कि जनरल कैरानो एक और कंपनी के हक में है। हर चंद के जनरल कैरानो का कुदरती वसाइल और मादनियात के मामला से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो जनरल टेरेस की नाक का बाल है और इस बात का खतरा है कि ठेका उस कंपनी को ना मिल जाए जो जनरल कैरानो की मंजूर नजर है। मैंने ये भी सुना है कि जनरल कैरानो को एक बहुत बड़ी रिश्वत पेश की गई है, जिसकी अदायगी स्विस बैंकों की मार्फत होगी। हम खुद भी बड़ी से बड़ी रिश्वत पेश करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे जराए हमारा साथ ना दे सके। मिस्टर आल्डस को भी खुफिया तौर पर रिश्वत की पेशकश की गई, लेकिन मिस्टर आल्डस इस सिलसिले में जनरल कैरानो के सामने बेबस है और उन्होंने हमारी मदद करने से माजूरी का इजहार किया है। जूलियट खामोशी से ये गुफ्तगू सुनती रही थी। जब वो शख्स खामोश हो गया तो जूलियट ने कहा, लेकिन जनाब, मैं एक नाचीज हस्ती भला इतने बड़े काम के सिलसिले में क्या मदद कर सकती हूँ? जनरल कैरानो के बारे में जो मालूमात इकट्ठा की गई हैं, उनकी रोशनी में तुम ये काम कर सकती हो। वो शराब का रसिया है, उसके अलावा सफेद चमड़ी वाली खूबसूरत लड़कियां उसकी बहुत बड़ी कमजोरी हैं। खास बात यह है कि उसे एक मखसूस तरह की लड़कियां पसंद हैं और तुम उसके म्यार पर पूरी उतरती हो। मैडम जूलियट, हमने तुम्हारा इंतखाब बिला वजह नहीं किया। अगर तुम दरमियान में भागने की कोशिश ना करती तो गालिबन हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आती। मुमकिन है हम अब तक अपना मकसद हासिल कर चुके होते। बहरहाल अब तुम्हें सूरत हाल जनरल कैरानो को अपने जाल में फांसना है। उसके लिए एक शानदार मंसूबा बंदी की गई है। तुम्हें बहुत ही हुसीन अंदाज में जनरल कैरानो के सामने लाया जाएगा। वो शराब और शबाब के सामने सब कुछ भूल जाता है। तुम सिर्फ उसके दस्तखत चंद कागज पर ले लो, बात का सारा काम हम खुद कर लेंगे। मैंने जूलियट के चेहरे पर बदहवासी के आसार देखे थे। वो चंद लम्हे सख्ते की सी कैफियत में बैठी रही। उसने अपने मुंह से देर तक कोई आवाज नहीं निकाली। फिर उसने रुहान से लहजे में कहा, मैं समझती हूँ जनाब कि ये काम मेरी बिसात से बहुत बड़ा है। जनरल कैरानो मामूली पाए का इंसान नहीं होगा। क्या मैं उस जैसे अजीम शख्स को अपने जाल में फांस सकती हूँ? अगर जनरल कैरानो हुस्न परस्त ना होता तो मैडम जोएल हम आपको इस काम के लिए मुंतखब ना करते, लेकिन उसके बारे में अच्छी तरह तहकीकात कर ली गई हैं। हम उसके लिए एक मंसूबा आपको पेश कर रहे हैं, जिसके तहत आप उसकी मंजूर नजर बनने की कामयाबी हासिल करेंगी। किसी को ये शक भी नहीं हो पाएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग यही समझेंगे कि ये एक शिकारी लड़की हैं और जनरल कैरानो को शिकार समझकर उसकी दौलत समेटना चाहती हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का यही फैसला है तो मैं उससे इनराफ करने के काबिल नहीं। मेरी तरफ से इस बात को मंजूर समझे। मैं जिस हद तक भी मुमकिन हो सका अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करूंगी। आपकी ज़हानत से हमें बड़ी उम्मीदें हैं मैडम जूलियट, और आप अपने साथी को जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं। ये अगर आप इसी दौरान हमसे इस बात की ख्वाहिशमंद हो कि मिस्टर अली का ख्याल रखा जाए तो हम अपनी खिदमात पेश करते हैं। इस काम की तकमील के बाद आपको मिस्टर अली के साथ वापस लंदन या किसी भी मुल्क भेज दिया जाएगा। वहीं आप अपने मुआवजे के अलावा अपने अहले खानदान से भी मिल सकेंगी। उसके बाद आपको तकरीबन 6 माह की छुट्टी दे दी जाएगी। ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वादा है। जूलियट का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। फिर उसने कहा, फिल वक्त मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या यहाँ से मुझे आपके मंसूबे के मुताबिक आपके साथ चले जाना होगा या उसके लिए मुझे कुछ वक्त दिया जा सकता है? आपकी मंजूरी की इतला ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे अरकान को दी जाएगी। इसी दौरान आप होटल सैदानो ही में क़याम करें। जिस वक्त भी जरूरत हुई आपसे रब्ता कायम कर लिया जाएगा। बहुत बेहतर, जूलियट ने जवाब दिया। उसके बाद ये छोटी सी मीटिंग बर्खास्त हो गई। मैं इसी दौरान एक खामोश तमाशाई बना रहा। मैंने उन लोगों की गुफ्तगू में दखल देने की कोई कोशिश नहीं की थी। हमें वापस होटल सैदानो पहुंचा दिया गया। जूलियट निडाल नजर आ रही थी। वापस आने के बाद वो अपनी मसहरी पर गिर पड़ी
और ऊंधे मुंह लेटकर सिसकने लगी। मैं बहुत अजीब अंदाज में सोच रहा था। अभी मैं कोई फैसला भी नहीं कर पाया था कि वेटर ने दरवाजे पर दस्तक दी और इजाजत मिलने पर अंदर आ गया। उसके हाथों में काफी के बर्तन थे। जनाबे आली काफी, उसने कहा। उस वक्त मैंने ताज्जुब से कहा, होटल की तरफ से मेहमानों को ये काफी दी जाती है? वेटर ने गर्दन खम करते हुए कहा और काफी की ट्रे एक मेज पर रखकर 2 प्यालियां बनाई, फिर एक मुझे पेश की और दूसरी ज्यूलेट के नजदीक ले गया। मैडम प्लीज। उसने काफी की प्याली ज्यूलेट के नजदीक रखी और फिर गर्दन खम करके वापस चला गया। मैंने काफी के छोटे छोटे 2 घूंट लिए और फिर ज्यूलेट से कहा, ज्यूलेट खुद को संभालो, क्या हमाकत है। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, हम इसका भी कोई हल निकाल ही लेंगे। चलो काफी पियो, मेरा ख्याल है काफी तुम्हें सुकून देगी। ज्यूलेट ने गर्दन उठाई, सुर्ख आंखों को रुमाल से साफ किया और फिर काफी की प्याली उठाकर बैठ गई। उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। उसे देखकर मैं कुछ उलझन में पड़ गया। क्या इस प्यार की अदाकारी आसानी से की जा सकती है? इस लड़की के अंदाज में अभी तक कोई झूल नजर नहीं आया था। बाज़ औक़ात तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता था कि कहीं मैंने खुद ही कोई गलत तस्वर तो कायम नहीं कर लिया। ज़हन बड़ा अजीब सा हो रहा था। दफतन मैंने ज्यूलेट के हाथ से काफी की प्याली गिरते हुए देखी और मैं जल्दी से अपनी प्याली रखकर चौंक कर खड़ा हो गया। शायद ज्यूलेट को चक्कर आ गया था। काफी मेज पर गिर गई थी। प्याली गिरने की आवाज सुनते ही वेटर जल्दी से अंदर आ गया और हाथ में पकड़े हुए डस्टर से गिरी हुई काफी फुर्ती से साफ करने लगा। ज्यूलेट ऊँघ सी गई थी और फिर वो एक सिमत लटक गई। वेटर ने काफी की गिरी हुई प्यालियां उठाकर मेज पर रखी और फिर ज्यूलेट के इत्मीनान से मसहरी पर लिटा दिया। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोला, फिक्र करने की जरूरत नहीं जनाब, इस वक्त इसे बेहोश करना जरूरी था। मैंने वेटर की आवाज सुनी तो मेरा मुंह ताज्जुब से खुले का खुला रह गया। वेटर सियाह फाम और मुकामी आदमी मालूम होता था, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ बूढ़ की आवाज थी। यकीनी तौर पर यह बूढ़ ही था। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखता रहा। बूढ़ मुस्कुराकर बोला, मैंने इस कमरे का अच्छी तरह जायजा ले लिया है चीफ, इसमें कोई डेक्टाफोन वगैरह नहीं है, लिहाजा हमारे लिए एहतियात करने की कोई जरूरत बाकी नहीं रह जाती। बुढ़िए क्या तुम ही हो? मैंने हैरत से कहा, बहुत मामूली सी बात है चीफ, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। मेरी जगह जिस वेटर को यहाँ मौजूद होना चाहिए था वो यहाँ से तकरीबन 10 मील के फासले पर एक बहुत ही मुनासिब जगह पर बेहोश और बंधा हुआ पड़ा है। फिलहाल चंद घंटे मुझे कोई खतरा नहीं। मुझे तो सिर्फ तुमसे मुलाकात करके इस बात का इजहार करना था कि मैं अब तक तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं रहा हूँ, बल्कि शायद ये सुनकर तुम्हें मजीद हैरत हो कि जिस मीटिंग में तुमने शिरकत की थी मैं वहाँ भी खुफिया तौर से मौजूद था और मैंने मीटिंग में होने वाली तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है। ये इंकिशाफ मेरे लिए इंतहाई हैरत अंगेज था। बुढ़ ने वो गुफ्तगू भी रिकॉर्ड कर ली है। बुढ़ की सलाहियतों का तो मुझे पहले ही एतराफ था, लेकिन ये शख्स इस कदर आगे निकल जाएगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं हैरान अंदाज में बुढ़ को देखता रहा। बुढ़ ने दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका और फिर मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाकर वापस आ गया। मैं तुमसे इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ चीफ, उसने मेरे सामने एक सोफे पर बैठते हुए कहा। मुझे पहले इस बात का यकीन कर लेने दो कि तुम बूढ़ी हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ो चीफ, वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं। बूढ़ तुम्हारे सामने मौजूद है और तुम्हें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए। बूढ़ गोटे हिल के बारे में मुझे उस वक्त मालूम हुआ था जब मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका था और उसके बाद मैं गोटे हिल आ गया। आखिर तुम्हें ये बात किस तरह मालूम हुई कि हम लोग गोटे हिल जा रहे हैं? अगर मैं तुम्हारे सामने मुसलसल पेश गोइयां करता रहता चीफ तो तुम भी उनसे उकता जाते। ये हकीकत है कि तुम्हारी रवानगी से काफी देर पहले मुझे ये बात मालूम हो चुकी थी कि तुम्हारा सफर गोटे हिल की जानिब होगा। किस तरह? मैंने सवाल किया। चीफ, बूढ़ तुम्हारी दूसरी आंख है, वो खुफिया आंख जो हर वक्त खुली रहती है, बस इससे ज्यादा और क्या कहूँ। तुमसे थोड़े ही वक्त के बाद मैं भी गोटे हिल पहुंच गया और तुम्हारे इतराफ में बिखरे हुए लोगों को चेक करने लगा। बस वही मेरे मावन बने। मुझसे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा तो तुम कर रहे हो बूढ़, जबकि मैं तो सिर्फ एक लड़की की जात में उलझा हुआ हूँ। बूढ़ को इसका हक मेहनत मिल गया चीफ, बस अब इस मौजू को खत्म कर दो। वैसे चीफ, उस मीटिंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ बूढ़। मुमकिन है ये बात भी पहले से तुम्हारे इल्म में हो। गोटे हिल की मौजूदा हुकूमत मेरी और तहजीब मालिक एक्स की कोशिशों का नतीजा है। गोटे हिल में कुछ अर्सा कबल एक इनकलाब आया था जिसमें मौजूदा हुक्मरान जनरल टेरस बरसरे इक्तदार आया और उसके इक्तदार के लिए मैंने बहुत काम किया था। ओहो, ये वही मामला है ना चीफ जिसमें इसराइली मफादात को गोटे हिल की पहाड़ियों में शदीद नुकसान पहुंचा था और तुमने यहाँ उसकी हुकूमत को बरसरे इक्तदार आने में मदद दी थी जो फलस्तीनी मफादात की हामी थी। हाँ, ये वही गोटे हिल है। तुमने इस बारे में कहाँ से सुना? तुम्हारे बारे में जब गुफ्तगू होती है चीफ तो तुम्हारी कहानियां बड़े दिलकश अंदाज में सुनाई जाती हैं। वो लोग इतराफ करते हैं कि अली यार खान ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फलस्तीनियों के मफादात के लिए
बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। यूं समझो तुम्हारी जो फाइल तैयार की जाती है उसमें पूरे खुलूस के साथ तुम्हारी काविशों का अंतराज किया जाता है। मगर चीफ, मैं इस बात को सुनकर बहुत हैरान हुआ हूँ, बल्कि यूं समझ लो कि इस बात ने मेरी सारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली है। मैं अभी तक यही सोच रहा था और इसी उलझन का शिकार था कि वो तुमसे क्या काम लेना चाहते हैं। वो लड़की ज्यूलिट क्यों तुम्हारे पीछे लगी हुई है। लेकिन अब इस बात का अंदाजा हुआ कि वो यहाँ जो कुछ चाहते हैं उसमें उनके लिए तुमसे ज्यादा अहम और कोई नहीं हो सकता। मैंने टेप रिकॉर्डर पर जो गुफ्तगू सुनी है उससे ये अंदाजा हुआ कि यहाँ मामला वजीर कुदरती और मादनियात मिस्टर आल्डस और जनरल कैरानो के दरमियान है, और इन दोनों की जनरल टेरेस के सामने क्या हैसियत रह जाती है और तुम ही इनका पांसा पलट सकते हो। और चीफ, अब ये मसला भी हल हो गया कि इंतहाई खुफिया मीटिंग में एक गैर मुतल्लक आदमी की शमूलियत कैसे ली गई। क्या तुमने इस बात पर तवज्जो नहीं दी चीफ? ज्यूलिट के अजनबी दोस्त को भला इस बात की इजाजत कैसे दी जा सकती थी कि वो ऑर्गेनाइजेशन की इस खुफिया मीटिंग में शिरकत करे? जाहिर है इस मीटिंग में तुम्हारी शिरकत का मकसद यही था कि तमाम मामलात तुम्हारे सामने पेश आए, तमाम कहानी तुम्हारे सामने आ जाए, ताकि तुम रजाकाराना तौर पर ज्यूलिट को जनरल कैरानो से बचाने के लिए आगे बढ़ो। इस लड़की को अभी मौका नहीं मिल सका है चीफ। ये तुम्हारे सामने बड़ी जबरदस्त अदाकारी करेगी और इस बात पर अपने आप को बहुत दुखी जाहिर करेगी कि उसकी इज्जत व आबरू दाव पर लगा दी गई है। अब ऐसे वक्त में तुम एक जानबाज आशिक के रूप में अपनी खिदमत ना पेश करो तो कम से कम ये बात उन पर जरूर खुल जाएगी कि तुमने ज्यूलिट को दिल में जगह नहीं दी। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ बूढ़, लेकिन एक बात का अंदाजा बेहद जरूरी है। वो क्या चीज? बूढ़ ने सवालिया अंदाज में मुझे देखते हुए कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि साल्डान की पहाड़ियों में जहाँ से वो सब हासिल करना चाहते हैं उसकी हकीकत क्या है। तुम्हें इसका अच्छी तरह इल्म होना चाहिए कि मामला ओली बाबर से ताल्लुक रखता है और वो यहूदी कुत्ता मेरे हाथों गोटे इल्म में खाए हुए अपने जख्म तक चाट रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमला इल्मी में उसकी किसी गहरी चाल का शिकार होकर जीती हुई बाजी हार बैठे। ज्यूलिट तो क्या, वो बहुत कुछ मुझसे इंतकाम लेने के लिए दाव पर लगा सकता है। और अब अगर इस साजिश के पसे पर्दा अगर कोई खास और बात है तो हमारा उससे आगाह होना जरूरी है। अगर मामला वाकई उन पहाड़ियों में से किसी खास किस्म की चीज को निकालने का है तो मेरे ख्याल में मुझे ये काम करने में कोई आर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह मैं कम अज कम इस बात का इजहार कर सकता हूँ कि मैं तंजीम से बरगश्ता हो गया हूँ और अब उसके लिए काम करने की बजाय दूसरे कामों को तरजीह देता हूँ। और इस बात का भी यकीन हो जाएगा कि मैंने ज्यूलिट को तहजीम मालिक एक्स की जगह दे दी है। वैसे जाती तौर पर मैं तुम्हें ये बता दूं बूढ़ कि ज्यूलिट से मुझे नफरत है, बेपनाह नफरत, और अब ये नफरत मजीद बढ़ती जा रही है उस तस्वर के साथ कि इस जैसी बेकिरदार लड़की तहजीम मालिक एक्स का किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है। अरे नहीं नहीं चीफ, इस अंदाज में ज्यादा ना सोचो। तुम्हारा ज्यूलिट से बहुत ज्यादा लगाव ही तो ओली बावर्ड को अहमक बनाएगा और यही समझकर इस लड़की को बर्दाश्त करके तुम ओली बावर्ड पर एक और कारी ज़रब लगाने की कोशिश कर रहे हो। और फिर मसला मैडम मालिक एक्स के उसूल का है, उसके लिए हमें बहुत सी कुर्बानियां देना पड़ेंगी और अपने जज्बात को कतई तौर पर नजरअंदाज कर देना पड़ेगा। मेरी तो यही राय है चीफ कि इस बार तुम ओली बावर्ड का ज्यादा से ज्यादा कुर्ब हासिल कर लो, उसे एतमाद में ले लो और फिर देखो कि वो तुमसे क्या चाहता है। ये बात भी मैं कह सकता हूँ कि ओली बावर्ड तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता। तुम्हारी मौत उसके मकासद की तकमील नहीं करती। वो शायद खुद भी ये फैसला ना कर पाया हो कि इतने नुकसानात के बाद तुमसे इस तरह इंतकाम लिया जाए। तुम्हारी मौत उसके इंतकाम की तकमील नहीं होगी। चुनाचे उसके इरादों को जानने के लिए ये जरूरी है कि तुम उन्हीं रास्तों पर चलो जिनकी निशानदेही वो करता रहा है। और बूढ़ की नाकिस राय तो यही है। बूढ़ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वाकई अगर इस बार ओली बावर्ड की कुर्बत हासिल कर ली जाए तो क्या हर्ज है। मैं तंजीम से बरगश्तगी का इजहार तो करता ही रहा हूँ। ओली बावर्ड को कम अज कम इस बात पर यकीन आ गया है कि मैं ज़हनी तौर पर तंजीम से बहुत इख्तिलाफ करने लगा हूँ और अब उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं हूँ। मुमकिन है ओली बावर्ड का एतमाद हासिल करने के बाद मुझे कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएं जो उन बेखानमान लोगों के लिए कारआमद हो। चुनाचे मैंने मुस्कुराते हुए बीड की बात से इत्तफाक कर लिया। बूढ़, तुम साल्डान की पहाड़ियों के बारे में हकायक मालूम करो और मुझे रिपोर्ट दो। मैंने कहा, मैं साल्डान की पहाड़ियों के बारे में तुम्हें मुकम्मल तफसीलात फराम कर दूंगा चीफ, और तुम अपना ये काम शुरू कर दो। मेरा ख्याल है फौरन वो लोग तुम्हें जनरल टेरेस के पास नहीं भेज देंगे। इसमें कुछ न कुछ वक्त तो लगेगा। फिर बूढ़ कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखने लगा। बस चीफ, इत्मीनान से अपना काम शुरू कर दो। मैं अपना काम शुरू करता हूँ। जाऊँ? एहतियात रखना बूढ़, तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हो।
बल्कि फिलहाल तो तुम मेरे दोनों बाजुओं की हैसियत रखते हो। खुदा हाफिज चीफ। और हाँ सुनो, काफी की ये प्याली तुम भी फर्श पर गिरा दो और तुम्हें बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। ये काफी देर तक होश में नहीं आएगी, लेकिन मुमकिन है इसकी असाबी कुव्वतें कुछ ज्यादा हों और सुबह से पहले ये होश में आ जाए। चुनाचे बेहतर ये है कि रात तुम भी कालीन पर ही गुजार दो और सुबह उससे इस बात का इजहार करो कि तुम भी काफी पीकर बेहोश हो गए थे। मैंने ठंडी सांस लेकर गर्दन हिला दी। ये बूढ़ तो क्यामत ढा रहा था। वो मुझे खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गया और मैं एक जगह बैठकर बूढ़ की तमाम गुफ्तगू पर गौर करने लगा। बूढ़ ने दर हकीकत मेरी अकल ठिकाने लगा दी थी, लेकिन उसने जो कुछ कहा था वो भी काम की बात ही थी और मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं ओलिवर्ड के बताए हुए रास्तों पर चलूंगा और उसकी शारग तक पहुंचूंगा। बस एक बार तहजीब मालिक एक्स के बारे में मालूम हो जाए। मुमकिन है ओलिवर्ड किसी मरहले पर मुझे खुद ही तहजीब मालिक एक्स के सामने पहुंचाने की कोशिश करे, बशर्ते के उसके ज़हन में कोई और खौफनाक मंसूबा ना हो। वैसे भी बज़ाहिर ये मामला किसी भी तौर तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से मुतल्लिक नहीं था। अगर उनके मफादात को कोई नुकसान पहुंचता तो शायद मैं किसी भी कीमत पर यह काम अंजाम नहीं दे सकता था। बिलाखिर इस फैसले ने मुझे मुतमईन कर दिया और फिर बकिया काम बूढ़ की ख्वाहिश के मुताबिक मैं करने लगा। मुझे खुद ज्यूलट ने झिंझोड़ कर जगाया था। उसने मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे और मैंने आंखें खोल दी। ज्यूलट परेशान नजर आ रही थी। उसने मुझे सहारा देकर उठाया और फिर बोली, ये सब क्या है अली? उसके चेहरे से हैरत का इजहार हो रहा था। कहाँ ज्यूलट? मैंने सवाल किया। तुम्हें एहसास है कि तुम रात भर फर्श पर लेटे रहे हो? रात भर? क्या वक्त हो गया? मैंने घड़ी देखते हुए कहा। सूरज सामने से निकल आया है, 7:20 हुए हैं। ज्यूलट परेशान लहजे में बोली। तो फिर? मैंने बदसूर हैरत से कहा। और शायद तुम्हें रात के वाकयात याद नहीं आ रहे? मैं खामोश हो गया। जब हम वहां से वापस आए थे तो हमने काफी पी थी और उसके बाद पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ अली। मैंने बड़ा ज़हन दौड़ाया, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं हैरान अंदाज में चारों तरफ देखने लगा और फिर मैंने कहा, वाकई ज्यूलट, अब मुझे याद आ रहा है। हम लोग काफी ही तो पी रहे थे। हाँ, और वो काफी हमने नहीं मंगवाई थी, बल्कि वो वेटर खुद लाया था। हाँ, और उसने कहा था कि ये मौसम काफी के लिए बेहतर है और ये काफी होटल की जानिब से पेश की गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसने गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं उठकर मसहरी पर बैठ गया। ज्यूलट बहुत परेशान नजर आ रही थी। चंद लम्हे सोचते रहने के बाद उसने कहा, क्या वो और क्या चाहते हैं? जाहिर है अब तो हम अपने साथियों की मफामत कर चुके हैं, अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई? मुमकिन है ज्यूलट, तुम्हारी तंजीम के अफराद भी हम पर निगाहें रखना चाहते हो और मुमकिन है उन्होंने हमारे सामान वगैरह को चेक किया हो, लेकिन इस तरह मुझे ताज्जुब है। मैं भी सख्त हैरान हूँ ज्यूलट, सख्त हैरान, मैंने कहा और ज्यूलट एक करा के साथ उठ गई। मेरा तो सर अभी तक चकरा रहा है। पता नहीं कमबख्तों ने काफी में क्या मिला दिया था। मैं जरा बाथरूम में हुआ हूँ अली, जाओ, उसके बाद मैं भी गुस्ल करना चाहता हूँ। ज्यूलट तकरीबन 15 मिनट के बाद गुस्ल खाने से बरामद हुई। वो किसी कदर बेहतर नजर आ रही थी। मैं उस पर तवज्जो दिए बगैर अंदर चला गया और उसके बाद मैंने भी गुस्ल किया। अब तो ये होटल मुझे मशकूक नजर आने लगा है। क्या हम सीजानों में ही क्याम करेंगे या फिर इस बात की इतला उनको दे दूं? वो बोली, जैसा तुम मुनासिब समझो, मैं तो अब तुम्हारे साथ ही उठाऊं, मुझे क्या एतराज हो सकता है। ज्यूलट कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कहा, पहले नाश्ता करो, उसके बाद इस सिलसिले में कोई फैसला करेंगे। लेकिन न जाने अब मुझे यहाँ खौफ महसूस होने लगा है। वो कौन लोग हैं जो यहाँ हमारे निगरान हैं? बज़ाहिर तो तुम्हारे अपने साथियों के अलावा और कोई हो नहीं सकता। मैंने कहा, बहरहाल नाश्ता मंगवा लो। जाहिर है वो हमें जहर नहीं देना चाहते, उसके लिए पिछली रात ही काफी है और कोई चीज नहीं हो सकती। ज्यूलट ने गर्दन हिला दी और थोड़ी देर के बाद हमारे सामने नाश्ता आ गया, लेकिन हम दोनों ही मुतमईन नहीं थे। मैं तो सिर्फ अदाकारी कर रहा था, लेकिन ज्यूलट के बारे में मैं अच्छी तरह जानता था कि वो परेशान हो गई है। नाश्ते के बाद उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं ठीक है, हम खामोश रहेंगे, इस सिलसिले में हमें कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अली, ये हकीकत है कि मेरी जिंदगी यहीं तक थी। काश मैं जिंदगी के रास्ते पर आइंदा भी तुम्हारा साथ दे सकती। मेरी तो यही ख्वाहिश थी अली कि मैं तुम्हारी इतनी खिदमत करूं कि तुम्हारे दिल से तहजीब मालिक एक्स निकल जाए। लेकिन तकदीर शायद मुझे इसका मौका ना दे। हालात मुझे अब एक ऐसे ही मोड़ पर ले आए हैं। फिर वो हंस पड़ी। एक उदास हंसी थी उसकी। मैंने उसकी अदाकारी की दाद दी। जाहिर है सब लोग तहजीब मालिक एक्स की तरह खुश नसीब नहीं हो सकते। वो तुम्हारे सीने में जिंदा है, इस दुनिया में नहीं। तो क्या हुआ? कैसी बातें कर रही हो ज्यूलट? क्या हो गया तुमको? मैंने कहा, अब इन बातों की सिवा और रह भी क्या गया है अली? वो अफसुर्दगी से बोली, मुझे बताओ, मुझे किस हैसियत से जनरल कैरानो के पास भेजा जा रहा है? क्या तुम्हारे ख्याल में जनरल कैरानो मेरी पूजा करेगा? नहीं अली, तुम यकीन करो, मैं बहुत आजाद माहौल की लड़की हूँ।
मैंने मुजरिमों के दरमियान जिंदगी गुजारी है, लेकिन मैं बेकिरदार बेइज्जत नहीं हूँ अली। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और मैं हैरत से उसकी अदाकाराना सलाहियतों को देखता रह गया। ज्यूलेट डेयर, कैसी बातें कर रही हो? तुम हौसला रखो, अभी क्या हुआ है? कुछ नहीं बिगड़ा, अभी हम कोई सूरत निकाल ही लेंगे इस मसले के हल के लिए। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, नहीं अली, मेरी और तुम्हारी दुनिया भी यहीं तक महदूद थी। खुदा हाफिज अली, ज्यूलेट ने कहा और सिसकियां लेने लगी। उसने उस काम का आगाज कर दिया था जो उसे करना चाहिए था। मैंने आहिस्ते से कहा, ज्यूलेट, तुमने मुझे अपनी मोहब्बत दी है। तुम्हारी सूरत उस लड़की की सूरत है जो मेरे लिए बड़ी अहमियत रखती है, लिहाजा मैं तुम्हें किसी अजाब से दो चार नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। इत्मीनान रखो, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें इस मुसीबत में नहीं फंसने दूंगा। ज्यूलेट आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी और फिर बोली, मगर कैसे अली, कैसे? सुनो, तुम अपने साथियों के साथ एक और मीटिंग का बंदोबस्त कर लो। मैं उन्हें बताऊंगा कि ये काम किस तरह किया जा सकता है। इसमें तुम्हें जनरल कैरानो के पास जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। मगर कैसे अली, प्लीज मुझे बताओ। बेशक मेरी वजह से उन्होंने तुम्हें भी अहमियत दी है और तुम्हें हर तरह की आसानियां फराहम करने का वादा किया है, लेकिन वो अच्छे लोग बहरहाल नहीं है। मुझे तो खुद ताज्जुब है कि उन्होंने तुम्हें किस तरह बर्दाश्त कर लिया। तुम उनसे क्या कहोगे अली? कोई चालाकी, कोई साजिश हमारा साथ नहीं दे सकती। अब तो हमारे हाथ कट चुके हैं, हमें वही सब कुछ करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता ज्यूलेट, तुम उनसे राब्ता कायम करके कहो, मैं उन्हें कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। उसके लिए एक मीटिंग और जरूरी है, कहीं वो इस बात पर नाराज ना हो जाएं। उसने अंदेशा जाहिर किया, अगर ऐसा हुआ तो फिर जो तुम्हारा दिल चाहे करना, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश उन तक पहुंचा दो। ठीक है, मैं इस सिलसिले में उनसे बात किए लेती हूँ, ज्यूलेट ने कहा। उसके बाद वो टेलीफोन के नजदीक पहुंच गई। टेलीफोन पर उसने वही सब कुछ कहा जो मैंने उससे कहा था और चंद ही लम्हात के बाद वो टेलीफोन रखकर मेरी तरफ मुड़ी। ठीक है अली, थोड़ी देर के बाद वही सुर्ख गाड़ी दोबारा यहाँ पहुंच जाएगी। उन्होंने हमें तलब किया है। मैंने गर्दन हिला दी थी, मैं जानता था कि वो लोग इस बात के मुंतजिर ही होंगे। चुनाचे थोड़ी देर के बाद हम लोग तैयार होकर नीचे उतर आए। सुर्ख मर्सिडीज हमारा इंतजार कर रही थी और फिर दूसरी बार हम उसी इमारत में दाखिल हो गए जहां पहली मीटिंग हुई थी। वही तीनों अफराद मीटिंग हॉल में मौजूद थे। उन्होंने हस्बे मामूल सपाट चेहरों से हमारा इस्तकबाल किया। बकिया 2 कुर्सियां मुसलसल खाली पड़ी हुई थी, चुनाचे हम उन पर बैठ गए। कहो मैडम ज्यूलेट, कोई और मंसूबा तुम्हारे जहन में आया है या इस सिलसिले में कुछ और मालूमात दरकार है? मेरे दोस्त मिस्टर अली आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, ज्यूलेट ने कहा। इस मौजू पर उस शख्स ने कहा जो इससे पहले ज्यूलेट से गुफ्तगू करता रहा था। हाँ, मैं इस मौजू पर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैंने कहा, फरमाइए। आप लोग सार्डान के इलाके में कान कनी का ठेका लेना चाहते हैं? मैंने सवाल किया। तमाम गुफ्तगू आपके सामने ही हुई थी मिस्टर अली, आपने यकीनन सब कुछ ही सुना होगा, लिहाजा दोहराने से फायदा। फर्ज कीजिए ज्यूलेट इस सिलसिले में कामयाब ना हो सकी तो आप लोग क्या करेंगे? इम्कान नहीं इस बात का, ताम अगर ऐसा हो गया तो फिर दूसरी कोशिश की जाएगी। हमने कई कार्ड अपने हाथ में रखे हैं। मैं आपको एक पेशकश करता हूँ और वो ये कि मैं ये ठेका आपको दिलवा दूंगा। ज्यूलेट को जनरल कैरानो के पास भेजने की जरूरत नहीं है। आप? उस शख्स ने पहले चौंक कर मुझे देखा, फिर अपने दोनों साथियों की तरफ, फिर ज्यूलेट की तरफ और फिर सारा लाकर बोला, मिस्टर अली, आप शायद हम लोगों के साथ कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको ज्यूलेट के साथ मशवरा जरूर कर लेना चाहिए था कि हम लोग कितने संजीदा हैं और इस मसले पर मजाक नहीं पसंद करते। 1 मिनट, मैंने उंगली उठाकर कहा, आपको इस बात से गर्ज है कि सार्डान की उन पहाड़ियों में कान का ठेका आपको मिलना चाहिए, या इसके अलावा भी आप इस सिलसिले में कुछ और चाहते हैं? नहीं, हम यही चाहते हैं कि उन पहाड़ियों से जो दांत निकले वो हमारी मलकियत हो। तो फिर ये काम मैं करूंगा, लेकिन किस तरह? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और हम इस बात का खतरा कतई मोल नहीं ले सकते कि तजर्बात करते फिरें कि ये काम किस तरह कर सकते हैं। आपकी शख्सियत के बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन कम अज कम कुछ तो पता चले कि आप किस बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं। इस बुनियाद पर कि जनरल टेरेस मेरा दोस्त है। कौन जनरल टेरेस? उस शख्स ने सवाल किया। गोटेल का मौजूदा सरबराह, मैंने जवाब दिया और उसकी आंखें हैरत से फैल गई। कमबख्त सारे के सारे थिएटर के अदाकार मालूम होते थे। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उस शख्स ने कहा, क्या आप संजीदगी से कह रहे हैं मिस्टर अली? मैं तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता। आपने जो मंसूबा बनाया है उसे आप बिल्कुल कैंसिल कर दे। मैं जनरल टेरेस से मिलूंगा और उसके बाद बहुत मुख्तसर वक्त में आपको कान के ठेके के कागजात मिल जाएंगे। इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहता।
अगर किसी तरह आपकी पहुंच जनरल टेरेस तक है तो तुम्हें कहना चाहिए कि हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी अजीब बात है कि आसानी से ज़हन इसे कबूल नहीं करता। बहरहाल आप जनरल टेरेस से कब मुलाकात करेंगे और फैसला कितने दिन में हो जाएगा? जिस कदर जल्द मुमकिन हो सका, मैंने जवाब दिया। एक सवाल मैं कर सकता हूँ? दूसरे आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। जी फरमाइए, मैंने कहा। कल की मीटिंग में आपने ये पेशकश नहीं की थी, क्या ये जरूरी था? एक बात आप लोग भी सुन लीजिए कि ये सब कुछ मैं ज्यूलिट के लिए कर रहा हूँ। ना मुझे इस सिलसिले में आपसे कोई मुआवजा दरकार है और ना मैं आप पर ये एहसान कर रहा हूँ। ज्यूलिट से मेरा गहरा ताल्लुक है और मैं किसी कीमत पर यह नहीं पसंद करता कि ज्यूलिट की जिंदगी जनरल कैरानू के हाथों तबाह हो जाए। आप लोग मुझसे मुआहदा करेंगे कि ज्यूलिट के साथ आपने जो कुछ किया है, कान कनी का ठेका मिलने के साथ ही आप उसका अदाला कर देंगे। इसके अहले खानदान को इसी जगह गोटे हिल में इसके हवाले करना होगा आपको, और उसके बाद आप इसे ऑर्गेनाइजेशन से आजाद कर देंगे। मैं ज्यूलिट को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और जहाँ भी मुनासिब समझूंगा जिंदगी बसर करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बदअहदी की और इस मुआहदे की तकमील नहीं की तो इस बात को ज़हन में रखिएगा कि कान कनी का वो ठेका न सिर्फ कैंसिल हो सकता है बल्कि उसके साथ ही गोटे हिल में आपके लिए मुसीबतों का तूफान आ जाएगा। ज्यूलिट के सुपुर्द जो काम किया गया था वो बस इतना ही था, और चूंकि आप उसके लिए काम कर रहे हैं इसलिए हम उस मुआहदे के पाबंद रहेंगे जो ज्यूलिट से किया गया है। तो फिर ठीक है, आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहें। मैं कल तक जनरल टेरेस से राब्ता कायम कर लूंगा। इसी दौरान ज्यूलिट आपके पास मेरी अमानत के तौर पर रहेगी और मैं जब भी चाहूंगा इसे तलब कर लूंगा।